हेलो गाइस। तो आज हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग के बारे में। तो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है और इस पे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि उनका एज कितना है, उनका वर्कआउट एक्सपीरियंस कितना है, उनका बॉडी टाइप कैसा है, मेल फीमेल, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो आपने देखा रहेगा कि अलग अलग फिटनेस कोच और जो भी वर्कआउट प्लान करने वाले होते हैं वो सबका अलग अलग वर्कआउट प्लान करते हैं और आपने इंटरनेट पे देखा रहेगा कि डिफरेंट टाइप का वर्कआउट प्लान किया जाता है। तो ये सब प्लान कैसे होता है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप खुद अपना वर्कआउट प्लान कर सकते हैं। आपको किसी भी ट्रेनर पे, किसी फिटनेस कोच पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। तो आज हमारा पहला चैप्टर है एक्सरसाइज प्रोग्राम के बारे में कि वर्कआउट प्लान कैसे करते हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है। इस पे हम आज डिस्कस करने वाले। तो हमारा ये टॉपिक है एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग पार्ट 1। ओके, तो इसमें जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो ज़्यादातर लोगों के मन में होता है कि वर्कआउट प्लान कर रहे हैं तो कुछ लोग बोलते हैं वर्कआउट कितने दिन होना चाहिए, कितने बॉडी पार्ट होने चाहिए, उसका कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, कितने टाइम होना चाहिए, वर्कआउट के ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, उसके बीच में रेस्ट गैप कितना होना चाहिए। तो ये सारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पहला ये है, हाउ मैनी डेज ए वीक टू ट्रेन। ओके, एक हफ्ता में कितनी बार ट्रेन करना चाहिए। तो इसके लिए डिपेंड करता है कि आपका वर्कआउट का लेवल क्या है। अगर आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट हैं और एडवांस लेवल हैं, वर्कआउट एक्सपीरियंस कितना है ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम एक एडवांस लेवल का एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एडवांस लेवल पे है तो आपका 3 से 4 दिन वेट ट्रेनिंग होना चाहिए कम से कम। ओके, और 2 दिन कार्डियो होना चाहिए। तो वो पूरा वर्कआउट कैसे प्लान करते हैं हम वो आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये वाला टॉपिक्स जो है ना, इसमें मेन क्वेश्चन जो है, जो क्वेरीज हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये आपका 3 से 4 दिन का, अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो 3 से 4 दिन का वर्कआउट में वेट ट्रेनिंग ऐड करेंगे और 2-3 दिन का कार्डियो करेंगे। ओके, और फिर इसमें देखिए ये हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स ए डे। तो एक दिन में कितने बॉडी पार्ट्स होने चाहिए, तो उसके लिए आपको ये समझना है कि ये बॉडी पार्ट्स को कैसा कंबाइन करते हैं। ओके, कुछ लोग जैसे शोल्डर के साथ जैसे पुलिंग मूवमेंट रहेगा, पुलिंग के साथ में पुशिंग ऐड करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो उससे कहीं गड़बड़ हो जाता है, ओवर ट्रेनिंग हो जाएगा या डेड ट्रेनिंग हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कितने बॉडी पार्ट ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो ग्रुप है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें मसल ग्रुप जो है वो सेम होना चाहिए, सेम एक्टिविटी वाला मसल ग्रुप होना चाहिए। उस पर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले। पहले एक बार चेक कर लेते हैं, विच बॉडी पार्ट्स ग्रुप टुगेदर। ये इसका सेकंड आंसर रहेगा कि कौन से बॉडी पार्ट जो हैं उनको ग्रुप करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, और हाउ मेनी टाइम्स ए वीक। ओके, ईच बॉडी पार्ट, हर एक बॉडी पार्ट को एक वीक में कितनी बार ट्रेन करना चाहिए। ओके, और ये है व्हेन टू डू स्ट्रेचिंग। ये स्ट्रेचिंग वाला पार्ट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी हमको कवर करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्कआउट का जो एक वीक में ट्रेनिंग का रहेगा वो आपको एडवांस लेवल पे 3 से 4 दिन का रखना है और बाकी 2 दिन कार्डियो करना है, लेकिन उनका इंटेंसिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ओके, और जैसे इसमें आप ले सकते हैं, आपने एक दिन चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स किया, फिर नेक्स्ट डे आपने कार्डियो किया, फिर बैक बाइसेप्स किया, फिर कार्डियो किया, फिर आपने लेग्स किया, फिर एक दिन आप चाहें तो रेस्ट कर सकते हैं आपके ऊपर, या फिर एक कार्डियो ऐड कर सकते हैं। ऐसा इसका डेज वाइज ग्रुप रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें इंटरमीडिएट हैं, एडवांस लेवल का वर्कआउट नहीं करें, तो फिर आप अपर बॉडी लोअर बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। एक दिन अपर बॉडी कवर करेंगे, फिर कार्डियो, फिर लोअर बॉडी, और फिर कार्डियो, फिर अपर बॉडी, ऐसा साइकिल बना सकते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन है इसमें, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे कर रहे हैं तो आपका एक दिन आपका अपर बॉडी हो जाएगा, फिर दूसरे दिन लोअर बॉडी, और फिर उसके बाद में कार्डियो, फिर अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कार्डियो। तो एक वीक में आपका 2 बार रिपीटिशन हो रहा है हर एक बॉडी पार्ट का। और अगर आप बिगिनर हैं, इनिशियली आपने स्टार्ट किया, तो आप 3 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे एक फुल बॉडी कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट डे कार्डियो, फिर फुल बॉडी कवर, नेक्स्ट डे कार्डियो, ऐसा करके 3 बार आपका कार्डियो हो जाएगा और 3 बार वेट ट्रेनिंग हो जाएगा।
तो ये डेज के एक पूरा वीक के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 3 फैक्टर है कि आपका वर्कआउट का लेवल कैसा है, ठीक है। अगर आप बिगनर हैं तो 3 बार ट्रेनिंग हो जाएगा और 3 बार कार्डियो हो जाएगा। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आपका ट्रेनिंग 2 बार हो जाएगा और 2 बार कार्डियो हो जाएगा, आपके ऊपर है, ठीक है। और फिर आप एडवांस लेवल पे तो इस पे आपका गोल ओरिएंटेड भी रहता है कि आपका वेट ट्रेनिंग मेन फोकस होना चाहिए। तो आप 3 से 4 दिन वेट ट्रेनिंग करेंगे और फिर बाकी कार्डियो उसके बीच बीच में आपको एडजस्ट करना है, ओके। अब ग्रुप कैसा करना है कि पुलिंग, क्योंकि कोई भी मसल ग्रुप, जब भी आप कोई भी एक एक्टिविटी करते हैं, किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना, तो उसमें एक कोई पर्टिकुलर मसल काम नहीं करता, उस पूरा मसल ग्रुप मिलके काम करता है, ओके। तो जब भी आप ये कंबाइन करेंगे तो आपको ऐसा ग्रुप चेक करना कि कहीं क्रॉस नहीं हो रहा है, मतलब आपका पुलिंग के साथ में पुशिंग वाला मसल तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप समझो चेस्ट करें, पुशिंग वाला मूवमेंट करें, तो चेस्ट में जब आप चेस्ट को यूज करते हैं, चेस्ट मसल्स फाइबर को यूज करते हैं किसी भी चीज़ को पुश करने के लिए, तो उसके साथ में आपका शोल्डर का आगे वाला जो मसल है, एंटीरियर वाला पार्ट, ये उसके साथ में, इसके साथ में काम करता है। फिर इसके साथ में ट्राइसेप भी, अगर आप इसे कंपाउंड मूवमेंट कर रहे हैं तो इसके साथ में ट्राइसेप भी, तो मतलब चेस्ट आपका, शोल्डर और ट्राइसेप तीनों एक साथ मूव कर रहा है, ओके। तो आपको क्या करना, चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप को एक साथ में रखना है, ओके। और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप कर रहे हैं पुलिंग वाला, तो पुलिंग में जितना भी आप बैक का वर्कआउट करते हैं, फिर उसके साथ में जो शोल्डर का एक पीछे वाला पार्ट है, ये पोस्टीरियर डेल्टोइड, इसको रियर डेल्टोइड भी बोलते हैं, इसको आपको बैक में ऐड करना है, ओके। और बाइसेप्स, क्योंकि बाइसेप्स भी पुलिंग में काम करता है, रियर डेल्टोइड भी काम करता है और आपका बैक का लेटिसिमस डोर्सी भी काम करता है। तो ये तीनों मसल ग्रुप, ये तीनों जो मसल, जितने भी मसल्स आते हैं इस ग्रुप में आपको एक साथ में लेना है। फिर वो लोअर बॉडी का जितना भी मसल्स होता है उसको एक साथ में कंबाइन करना। तो लेग्स के जितने भी मसल्स हैं वो आपको लेग्स वाले दिन लेना है और पुलिंग वाले को एक ग्रुप में डालना है और पुशिंग वाले को एक ग्रुप में। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चेस्ट की जगह चेस्ट लेंगे, फिर उसके साथ में बाइसेप्स ले देते हैं, या फिर बैक लेंगे तो उसके साथ में शोल्डर ले लेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाता है। इससे क्या होता है, ओवर ट्रेनिंग हो जाएगा। तो समझो एक एग्जांपल के लिए, अगर मैंने आज शोल्डर किया है, ओके, और मैंने बैक के साथ में शोल्डर लिया, तो जब मैं चेस्ट करूंगा तभी भी मेरा शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट होएगा, और मैं जब ट्राइसेप्स करूंगा तभी भी मेरा शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट होएगा। या फिर मैंने समझो चेस्ट के साथ में ट्राइसेप ले लिया लेकिन शोल्डर मिस कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं शोल्डर करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा चेस्ट या तो ट्राइसेप्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सेम ऐसा ही पुलिंग में भी होता है, अगर मैं बाइसेप्स के साथ में ट्राइसेप ले रहा हूँ तो मेरा दोनों ऑपोजिट उठला, तो जो ऑपोजिट मसल्स हैं वो एक साथ ट्रेन नहीं होने चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ओके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से आपको बॉडी पार्ट को कंबाइन करना है और कितने टाइम एक वीक में ईच बॉडी पार्ट। तो अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो एक बॉडी पार्ट एक बार उसका साइकिल घूमना चाहिए, एडवांस लेवल पे है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो उसका 2 बार, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो उसका 3 बार। तो एक वीक में एक बॉडी पार्ट बिगिनिंग लेवल पे 3 बार ट्रेन होना चाहिए। लेकिन आपको सारे वेरिएशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक, समझो एग्जांपल के लिए अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो बिगिनर लेवल पे जब भी आप वर्कआउट प्लान करते तो ऐसे तो बहुत सारी एक्सरसाइज, आपको कम से कम 100 एक्सरसाइज मिल जाएगी फुल बॉडी के लिए, लेकिन आपको सारी एक्सरसाइज कवर नहीं करना है। मेन एक्सरसाइज, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कवर करना है, तो जैसे समझो अगर आप फुल बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें एक लेग्स का स्क्वाट ले लिया अपना ग्लूटियल ग्रुप के लिए, आप ऊपर वाली थाइज के लिए जिसको हम क्वाड्रिसेप बोलते हैं, या फिर लोअर थाई है उसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक लेग कर्ल का ले लेंगे, एक स्क्वाट का ले लेंगे, या उसके साथ में लंजेज या कुछ भी। लेग प्रेस और एक्सटेंशन नहीं लेना है क्योंकि वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो 2 एक्सरसाइज आप इसका ले लेंगे लेग्स का, फिर दो चेस्ट का ले लेंगे, कोई भी एक पुशिंग वाला ले लेंगे, एक शोल्डर का, ये साइड वाला ले लेंगे। एंटीरियर ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, जब आप पुश करें साइड वाला नहीं हो रहा तो एक साइड वाला ले लेंगे, और एक बैक वाला ले लेंगे पुलिंग का, और एक स्ट्रक्स का ले लेंगे। तो ऐसा करके आपका अपर बॉडी और लोअर बॉडी का सबका कॉम्बिनेशन मिला के पूरा एक सेशन हो जाएगा। तो
क्योंकि यहाँ पे जब बिगनर लेवल पे इंटेंसिटी कम होता है, बहुत ही लो इंटेंसिटी होता है, तो यहाँ पे बिगनिंग लेवल पे हमारा जो मेन फोकस रहता है वो फॉर्म टेक्निक सीखने के लिए होता है। उसमें ज़्यादा रिपीटेशन हम करते हैं, 15 से 20 रिपीटेशन, ताकि हम प्रॉपर तरीके से फॉर्म टेक्निक सीख लें। यहाँ पे मसल ब्रेकडाउन या आपका माइक्रो ट्रामा अपना पहला गोल नहीं होता। तो उसमें क्या करेंगे, पूरा बॉडी का अगर वर्कआउट कवर कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे आपने कार्डियो किया, फिर फुल बॉडी, फिर कार्डियो, फिर फुल बॉडी, फिर कार्डियो, तो 3 दिन का आपका बॉडी पार्ट रिपीट हो रहा है, मतलब एक वीक में 3 बार रिपीट हो रहा है। ओके, ये बिगनिंग लेवल का एग्जांपल दिया हूँ। अभी इसके बाद में इंटरमीडिएट करेंगे तो इसको डिवाइड कर दीजिए। आपने पहले अपर बॉडी किया, फिर लोअर बॉडी, फिर कार्डियो, फिर अपर बॉडी, फिर लोअर बॉडी, फिर कार्डियो। तो ये 2 बार ट्रेन हो रहा है, कहाँ पे, इंटरमीडिएट लेवल पे। तो ये जब भी आपके अगर दिमाग में ख्याल आता है कि कितनी बार ये करना चाहिए वीक में हर बॉडी पार्ट को, तो आपको पहले कॉम्बिनेशन समझना है। ओके, और आपका वर्कआउट लेवल, ठीक है। स्ट्रेचिंग कभी करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं उसके बाद में आपको फुल बॉडी स्ट्रेच करना है, जो मेन स्ट्रेचिंग होता है। ऐसे तो हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मसल का स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन इतना कवर करना बहुत मुश्किल होता है, किसी के पास टाइम नहीं रहता इतना। तो जो बेसिक स्ट्रेचिंग होता है, जैसे आगे की तरफ बेंड करना, पीछे बेंड करना, साइड की तरफ ऐसा ट्विस्ट करना, जितने भी स्पाइरल वाले जो स्ट्रेचिंग है, जिसको फेशियल स्ट्रेच बोलते हैं, जो मेन आपकी पूरी बॉडी को कवर करते हैं, तो ये कभी करना है। कोई भी आप एक्टिविटी, जैसे आपने वेट ट्रेनिंग किया, चाहे आप एडवांस लेवल पे हैं, आपने एक बॉडी पार्ट किया हो, कोई भी पुशिंग ग्रुप या पुलिंग ग्रुप किया, लेग्स किया, तो भी आपको फुल बॉडी स्ट्रेच करना। बहुत सारे लोग चेस्ट करेंगे तो सिर्फ चेस्ट का स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, बैक करेंगे तो सिर्फ बैक का स्ट्रेच करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको फुल बॉडी स्ट्रेच करना है, और एक्सरसाइज ही नहीं, चाहे आप कार्डियो एक्टिविटी कर रहे हैं और इसके अलावा भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे आप स्विमिंग के लिए गए हैं, आपने डांस किया, साइकिलिंग किया, कोई भी स्पोर्ट्स खेला है, तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी रहेगा उसके बाद में फुल बॉडी स्ट्रेच करना है। ओके, स्ट्रेचिंग के ऊपर हम एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, तो स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं, कितने टाइप का होता है और इसका क्या बेनिफिट है, नहीं करेंगे तो क्या होएगा, ओके, स्ट्रेचिंग का क्या फ़ायदा, वो सारी डिटेल हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आपको ये अभी इससे बेसिक पता चल गया कि वर्कआउट का जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें क्या क्या जो मेन क्वेरी होता है, कि आपके यही कन्फ्यूज़न रहता है ज़्यादातर, तो कि एक्सरसाइज कितने दिन करना चाहिए, एक दिन में कितनी देर करना चाहिए। ओके, तो इससे रिलेटेड आपको कन्फ्यूज़न रहेगा तो मेरे को बताइए। ओके, अभी इसमें ये भी रहता है कि आप समझो 1 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कोई बोलता है कि मेरे को 1 घंटे में कवर नहीं होता, कोई बोलता है 45 मिनट्स का ठीक है, 40 मिनट से ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए। तो ये भी डिपेंड करता है कि किसी किसी का स्टेमिना कम रहता है। तो समझो अगर आप अच्छा वर्कआउट करें दबा के, लेकिन अगर आपका कार्डियो का अच्छा नहीं है, एक्टिविटी से नहीं, आप कार्डियो का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, मतलब आप कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, स्टेमिना अच्छा नहीं है, लेकिन आपका स्ट्रेंथ वाला पार्ट ज़्यादा डोमिनेंट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब भी हम एक सेट मारते हैं तो एक सेट मारने के बाद में जब दूसरा सेट मारते हैं तो उसके बीच में जो रेस्ट पीरियड होता है वो बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपका हार्ट रेट नॉर्मल नहीं आएगा आप अगला सेट नहीं मार सकते हैं, क्योंकि वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होगा पाउंडेज में। अगर आपका हार्ट रेट नॉर्मल होने से पहले आपने स्टार्ट किया है अगर अगला सेट, तो वहाँ पे आपका पाउंडेज कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अगर आप वेट करेंगे थोड़ा हार्ट रेट नॉर्मल होने तक, तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। जो पिछले सेट में जो वेट मारा था उससे कहीं ज़्यादा वेट बढ़ा के मार सकते हैं। ओके, तो ये भी मैटर करता है कि आप 1 घंटे में करें या 1.5 घंटे में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप 1-1.5 घंटे जितना भी आपके पास टाइम है, 45 मिनट से लेके 1 घंटा 2 घंटा, वो डिपेंड करता है कि आपका वर्कआउट लेवल क्या है, बॉडी पार्ट कौन सा कवर कर रहे हैं और उसमें आपका स्टेमिना कैसा है, आपका हार्ट रेट जब तक नॉर्मल नहीं होगा आप अगला सेट नहीं लेंगे। तो ऐसे मेन सेट में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो ये भी कोई पर्टिकुलर मार्किंग नहीं है कि आपको इतने ही टाइम में वर्कआउट ख़त्म करना है। ओके, तो आपको अलग अलग जगह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कोई बोलेगा कि 45 मिनट में वर्कआउट खत्म होना चाहिए, कोई बोलेगा 2-2 घंटे तक वर्कआउट करना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपने जो अपना वर्कआउट प्लान किया है, चाहे वो कोई भी एडवांस लेवल का या इंटरमीडिएट लेवल का या बिगिनिंग लेवल का, आप अपना देखिए कि जैसे आपने परफॉर्म किया फिर उसके बाद में कितना ब्रीदिंग आपको फील हो रहा है, एकदम हार्ट रेट 130-140 है, तो उस टाइम पे आप अगला सेट नहीं मार सकते, आपको रेस्ट करना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से वो ये ऑटोमेटिकली आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपका एक वर्कआउट में जब भी आप करें वो 1 घंटे का होएगा कि आधे घंटे का होएगा। ओके, कुछ लोग का ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि
आपने अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन आपको मिला रहेगा कि कोई बोलता है कि 30 सेकंड का गैप होना चाहिए। जब आप 2 सेट मारते हैं तो उसके बीच में जो रेस्ट पीरियड होता है, कोई बोलता है 30 सेकंड होना चाहिए, कोई बोलता है 1 मिनट का होना चाहिए, कोई बोलता है 2 मिनट का होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि रेस्ट पीरियड की, अगर कोई बोलता 30 सेकंड तो 30 सेकंड ही क्यों होना चाहिए, उसके पीछे कोई तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोई तो रीजन होना चाहिए ना कि 30 सेकंड हो चाहे 1 मिनट या 2 मिनट हो, लेकिन क्यों ऐसा। तो उसके अंदर जो ना 2 मेन फैक्टर काम करता है। एक आपका एटीपी का रिकवरी, मतलब आपका जो जमा एनर्जी, जब भी अब आप कोई भी सेट मारते हैं, सेट मारने के लिए जाते हैं तो उस परफॉर्मेंस के ड्यूरेशन में जितना एनर्जी का कंजप्शन हुआ, जो हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी रहता है उस सेट में यूज होता है। जब हम परफॉर्म करते हैं एडवांस लेवल पे, तो उस सेट में जो परफॉर्म किया तो आपका एनर्जी पूरा खाली हो गया अंदर से, तो वो वापस रिफिल होएगा। एटीपी का जो स्टोरेज है वापस रिफिल होएगा, तो उसमें कम से कम 2 से 3 मिनट लगता है। अगेन डिपेंड कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था, कितना इंटेंसिटी के साथ। तो जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो एनर्जी का यूज हो रहा है वो वापस रिफिल होने में, जब आप सेट मार के रुकते हैं तो वापस वो एनर्जी आने में 2 से 3 मिनट जाता है। तो मिनिमम 2-3 मिनट का तो आपका रेस्ट होना ही चाहिए। ओके, तो पहला फैक्टर क्या हो गया है कि एटीपी रिकवरी, एटीपी रिफिलिंग। ओके, तो पहला फैक्टर आपको ये देखना है कि मिनिमम 2 से 3 मिनट तो आप जब मेन सेट मारे, मैं वार्म अप सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वार्म अप सेट में तो आपको वैसा फील ही नहीं होगा कि एनर्जी ड्रेन हो गए हैं। मैं मेन सेट की बात कर रहा हूँ। जब भी आप मेन सेट मारते हैं तो ये 2 से 3 मिनट मिनिमम होता है। और दूसरा फैक्टर है आपका हार्ट रेट का नॉर्मल होना। जब आप एक सेट मारते हैं मेन सेट, तो वो सेट इतना इंटेंसिटी के साथ रहता है कि आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो जाता है, हार्ट रेट बहुत ऊपर चला जाता है। वो मतलब 130, 140, 150, किसी का इससे भी ज़्यादा जाता है। तो वो हार्ट रेट जब तक नॉर्मल नहीं होएगा, सेट मारने के बाद जब आप रेस्ट कर रहे हैं रिकवरी पीरियड में, तो जब तक वो हार्ट रेट नॉर्मल नहीं होएगा आपको अगला सेट नहीं मारना है। क्योंकि हार्ट रेट नॉर्मल होने के बाद ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अगला सेट। तो 2 सेट के बीच में कितना रेस्ट कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 10 मिनट लग गया, 15 मिनट लग गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि बॉडी कूल हो जाएगा, बॉडी ठंडा हो जाएगा, जम ही जाएगा एकदम, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ज़्यादा रेस्ट नहीं करना चाहिए, बॉडी जम जाएगा, खून ब्लड ठंडा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, सब बकवास है। आपको ये 2 फैक्टर ध्यान में रखना है कि पहला है आपका एटीपी रिकवर हुआ कि नहीं हुआ है, वो कम से कम 2 से 3 मिनट लेता है, तो मिनिमम 2-3 मिनट तो आपको चाहिए ब्रेक के लिए मेन सेट में। और दूसरा फैक्टर रहता है आपका हार्ट रेट का नॉर्मल होना। तो किसी किसी का एरोबिक एक्सरसाइज अच्छा रहता है, उनका जो स्टेमिना है वो डोमिनेंट रहता है वेट ट्रेनिंग के कंपैरिजन में, तो उनका जल्दी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है, तो वो जल्दी सेट स्टार्ट कर सकते हैं। और किसी किसी का जिसका एरोबिक एक्सरसाइज अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा कार्डियो नहीं करते हैं या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नहीं है, तो उनका स्ट्रेंथ तो अच्छा रहता है डोमिनेंट, लेकिन उनका कार्डियो पे इतना फोकस नहीं रहता। तो वो क्या करते हैं, उनका थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है हार्ट रेट नीचे आने में, तो वो ज़्यादा भी रेस्ट ले सकते हैं 2 सेट के बीच में। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना लेना चाहिए, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअली में आपको कब अगला सेट स्टार्ट करना है। ओके गाइज, तो ये आज का बेसिक था एकदम कि ये जो चीज़ें हैं, अब हम एक एक के बारे में डिटेल से करेंगे कि आप एडवांस लेवल पे हैं तो आपका वर्कआउट प्लान कैसा होना चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल हैं, बिगनर लेवल हैं, और कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो इम्पोर्टेंट है, आपको बिगनिंग लेवल पर कौन सी एक्सरसाइज ऐड करना है, इंटरमीडिएट पर कौन सा एक्सरसाइज ऐड करना, एडवांस लेवल पर कौन सा एक्सरसाइज ऐड करना। एक्सरसाइज के अंदर भी जैसे आपने पूरा प्रोग्राम, उसमें भी एक सीक्वेंस होता है कि आपको ये एक्सरसाइज पहले करना है, ये बाद में करना है, क्यों पहले करना है, क्यों बाद में करना है, कौन सा मसल पार्ट को पहले लेना है, छोटा कि बड़ा, वो पूरा एक केमिस्ट्री रहता है। तो हम उस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप आप समझिए इसको, फिर अगली बार जब हम चालू करेंगे तो उसमें हम आहिस्ते आहिस्ते एक एक चीज़ को कवर करेंगे, ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि वर्कआउट प्लान कैसे किया जाता है। तो आपको ये पता होगा कि आप कितने टाइम से वर्कआउट करें, आपका फॉर्म टेक्निक कैसा है, आपका स्टेमिना कैसा है, स्ट्रेंथ कैसा है, उसके हिसाब से अगर आप हैं बिगिनर, ओके, आपने कभी वर्कआउट नहीं किया, अभी आपने इनिशियली स्टार्ट किया, तो इस टाइम पे आपका बिगिनिंग लेवल वाला वर्कआउट होएगा। उस वर्कआउट में कौन कौन सी एक्सरसाइज होगी, कितना सेट होएगा, कितना रेपिटेशंस होएगा, और इतना ही क्यों है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, हम वो भी चीज़ एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और फिर कि आप 2-3 महीने आपने वर्कआउट किया है, आपका अच्छा थोड़ा ग्रिपिंग हो गया, आपका जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन अच्छा हो गया, आपका ब्रेन का और मसल्स का जो एक
ट्यूनिंग रहता है वो अच्छा हो गया, मेमोरी जिसको बोलते हैं हम, मसल और ब्रेन का आपका। तो फिर उसमें आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जो 3 बार रिपीट हो रहा था आपका एरोबिक और वेट ट्रेनिंग, उसको हम 2 बार पिलाएंगे। फिर एडवांस लेवल पे 1 बार होएगा, वीक में 1 बार एक बॉडी पार्ट। तो ये सारा कैलकुलेशन हम समझने की कोशिश करेंगे उस आगे वाले आने वाले चैप्टर में। ओके गाइज, तो ये अपना आज का बेसिक इंट्रोडक्शन था, और आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। फिर हम उसमें स्टार्ट करेंगे अपना वर्कआउट प्लानिंग का एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप हर चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ और आप खुद की हेल्प कर पाएँ, आपको किसी ट्रेनर या फिटनेस कोच पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।